तो लास्ट क्लास में देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है ना ख़त्म कर लिया था, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो अब जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे। तो तीसरा पार्ट है अपना गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में ना हमें मेनली गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी इसके अंदर हमने जितनी भी पहले और दूसरे पार्ट में जितनी भी डेरिवेशंस करी थी ना, इसमें समझो अकेले ही उतनी डेरिवेशन है। तो सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है इसके अंदर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक 5 नंबर का जो फिजिक्स में क्वेश्चन आता है ना, सबसे लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, तो उसमें गॉस थ्योरम का भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जो आता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले ना अपने को एक टर्म पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो देखो हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरीके से निकलती है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरीके से निकलती हैं। और नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरीके से एंटर करती हैं, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। तो अगर कोई स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो अगर मान लो मैं कहीं पर यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर एक ऐसे करके कुछ सरफेस एरिया, कुछ मान लो मैं पेपर लेके ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, एक पेपर लेके प्लेन पेपर लेके खड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको काटते हुए जाएंगी। तो अगर यहाँ से ज़्यादा लाइंस निकल रही होंगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेंगी और कम निकल रही होंगी तो कम। तो इस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर रही है ना, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कैसे? देखो अगर मान लो सपोज मेरे को नहीं पता कि ये किस चार्ज से आ रही है, किस चार्ज से आ रही है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पेपर लेके खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इससे कितनी ज़्यादा लाइनें पास हो रही हैं। तो अगर ज़्यादा लाइनें पास हो रही होंगी तो मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ? मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि अच्छा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो मतलब उधर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी तो मैं क्या सोचूंगा कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक इस तरीके से भी देखा जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में। तो हम इसको जरा मैं पहले इसको प्रॉपर डिफाइन कर देता हूँ, फिर और थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली। देखो भाई ये नॉर्मली लिखा है, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली, ठीक है। परपेंडिकुलरली का मतलब जैसे देखो मैं इसको यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ। अगर मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर दी है। देखो ऐसे करके ये लाइन यहाँ से आई थी ऐसे, और यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए निकल गई, यहाँ से आई थी, यहाँ से क्रॉस करते हुए निकल गई, यहाँ से आई, इस तरीके से क्रॉस करते हुए निकल गई। तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी, ये जैसे मान लो ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इसका मान लेते हैं, जो ये प्लेन है इसका सरफेस एरिया एस ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली, यानी किसी भी सरफेस एरिया को कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये तो इसकी मतलब छोटी मैंने डेफिनेशन बताई। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मान लो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल रहा मैथमेटिकली। और देखो मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली it is defined as the scalar product of electric field and एरिया वेक्टर, ठीक है भाई। तो मैथमेटिकली मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? जैसे देखो ये जो भी सरफेस एरिया है, तो देखो फिजिक्स मैंने बताया था कि एरिया जो है ना हम एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स में याद रखो कि एरिया होती है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखो हम ऐसे फाई से डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहाँ पे नीचे ई लिख देते हैं, क्योंकि हम ना आगे अभी 3rd यूनिट में ना मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर फाई, उसको भी फाई से डिनोट करते हैं बस। अगर मैग्नेटिक है तो यहाँ पर बी लगाते हैं उस केस में, और इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर ई लगाते हैं। तो
इट इज़ डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लो उसका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट लो किसके साथ, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी जो भी सरफेस दे रखा है ना उसका जो भी एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर। एरिया फिजिक्स में हमेशा वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। एरिया फिजिक्स में अगर वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो तुम कहोगे सर अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो अगर ये कोई सरफेस एरिया है, इसका एस है, तो इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, इसकी डायरेक्शन ये होती है, ये जो इसका नॉर्मल होता है ना ये इसकी डायरेक्शन होती है। देखो हमने यहाँ पर मैंने एक एन कैप ले लिया इसकी डायरेक्शन के लिए, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर इसको अगर मैं हटाऊँ, डॉट हटता है तो क्या आता है भाई, डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस आता है ना, तो ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ठीक है, ई एस कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या है, थीटा है, थीटा इज दी एंगल किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड है सीधा लिख दो कि एरिया वेक्टर, या फिर लिख दो नॉर्मल ऑफ प्लेन ऑफ एरिया, यानी कि वही एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई थी और ऐसे चली गई इसको चीरते हुए, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये किसके साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है यहाँ पर, ये जो थीटा एंगल है वो एंगल है। देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, बट ये एंगल नहीं लेना, ये एंगल किसके बीच का है, ये प्लेन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। दिस इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें ये एंगल ना दे के ये एंगल दिया होता है, तो सपोज अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो वो निकल जाएगा, वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो एंगल है वो किसके बीच का है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को नॉर्मली काट रही है ना, जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लेकिन अभी तुम देखोगे कि सर आपने तो यहाँ पर जो बनाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर है ही नहीं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हम क्या इसके कुछ कंपोनेंट तो हो सकते हैं ना इसके परपेंडिकुलर। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका कंपोनेंट अगर ये ई है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं तो आपको कंपोनेंट करना सीखा होगा क्लास 11th में, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं तो इधर वाले यानी जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं वही लेते हैं। जैसे अभी देखो, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखा मैंने क्या लिखा, ई डॉट एस, और ई डॉट एस लिख के क्या लिख दिया, ई एस कोस थीटा, ये लिख दिया मैंने, ई एस कोस थीटा। तो ये मैंने बोला कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो देखो अगर ये ई के दो कंपोनेंट करो तो इधर थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई कोस थीटा ही तो होगा, ई कोस थीटा, और जो थीटा के यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ये वाला कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला में भी क्या अपीयर कर रहा है, ई कोस थीटा ही अपीयर कर रहा है, यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके ही कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और जो भी एरिया है उससे मल्टीप्लाई करके जो चीज़ मिल रही है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अभी बताओ भाई ये स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी होगी वेक्टर, तो ये क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे, देखो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर। पहले ही बता रखा है, क्लास 11 में पढ़ा होगा तुमने, है ना। दो वेक्टर क्वांटिटी का याद रख लो, याद रख सकते हो, इसको नोट में यहाँ पर लिख सकते हो अगर अपने को तुम्हें याद नहीं है तो। स्केलर ये डॉट प्रोडक्ट लिख दो ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर quantities, dot product of two vector quantities is always scalar, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा स्केलर ही होता है। तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट क्या बताना चाहोगे भाई इसकी, ऐसा यूनिट बताओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और साथ में क्या है, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली। किसी भी सरफेस को कितनी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं।
कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा और जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हो उसके एरिया वेक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो जो चीज़ आएगी वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगी। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखो एक चीज़ और देखो, अगर सपोज करो मैंने जिस सरफेस एरिया की बात करी है ना, सरफेस एरिया बहुत छोटा है, यानी कि ये जो सरफेस है ये छोटा सा सरफेस है, इसका सरफेस एरिया कितना है, ds है, और ये मान लेता हूँ मैं इसका नॉर्मल है जैसे पहले की तरफ, और लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं इस तरफ ले लेता हूँ जैसे अभी हम ले रहे थे, और ये एंगल थीटा आ गया यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये छोटा सरफेस एरिया है भाई तो तो यहाँ पर लिख दो फॉर ए स्मॉल, यहाँ पर इसको अलग से हम देख सकते हैं, फॉर ए स्मॉल सरफेस ds, इस स्मॉल सरफेस ds के लिए देखो तुम बोलोगे कि सर अगर इसका सरफेस एरिया छोटा है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल आएगा, तो मैंने d फाई लिख दिया है। ठीक है, तो d फाई e कितना हो जाएगा, e और डॉट ds, ऐसा है ना। और अगर देखो छोटी कोई चीज़ दे रखी है और अब हमें टोटल निकालना होता है, यानी कि बड़े पार्ट के लिए निकालना होता है, कैसे, देखो ये जो छोटा सरफेस लिया है ये ऐसा हो सकता है ना कि कोई बहुत ही बड़ा सरफेस हो, उसका ये छोटा सा पार्ट हो, और तो हमें छोटे से पार्ट का अगर कुछ पता हो और हमें फिर टोटल का निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल फाई जानना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और लिमिट क्या लगाएंगे, जो भी सरफेस की बात हो रही है उस सरफेस की लिमिट, तो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से लोअर और अपर लिमिट हम इसमें पुट करके, तो देखो ये भी जो है ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, और ये भी अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये तीनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले हैं। अब इनको कैसे अलग अलग तरीके से यूज करेंगे अभी मैं बताऊंगा, इसको आप एक बार नोट करो अच्छे से। तो देखो इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर अभी ना हम इसमें गॉस थ्योरम और पढ़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही होती है। तो जब गॉस थ्योरम आ जाएगी तो फिर दोनों को कंबाइन करके काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिलहाल अभी प्योरली जो सिर्फ इस फॉर्मूले से, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इस फॉर्मूले से निकल सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं गा देता हूँ। तो सपोज करो ऐसे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन बाय, किसी स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से दी हुई है तुम्हें, मान लो गिवन बाय ए इसका टू में 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 10k कैप, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है ना, फाइंड, और तुम्हें निकालने को क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर लाइंग इन लेट से, यही लिख देता हूँ मैं, वाईजेड प्लेन, यानी कि एक वाईजेड प्लेन में कोई स्क्वायर रखा हुआ है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो उस जो भी स्क्वायर है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने के लिए देखो ये क्या होगी, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, भाई स्क्वायर कहाँ पड़ा हुआ है, स्क्वायर वाई जेड प्लेन में पड़ा हुआ है, तो कुछ वाई जेड प्लेन में स्क्वायर कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन में, ठीक है, ये स्क्वायर लग नहीं रहा, रेक्टेंगल लग रहा है, पर स्क्वायर है ये। ठीक है भाई, साइड कितनी है भाई इसकी, 10 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, ये स्क्वायर 10 सेंटीमीटर साइड है। अच्छा, अगर कोई चीज़ वाई जेड प्लेन में रखी हुई है तो इसका नॉर्मल किस तरफ होगा, इसका नॉर्मल होगा एक्स में, तो भाई इसका नॉर्मल होगा एक्स में, ठीक है। तो अगर देखो सपोज करो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही हुआ है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2i कैप माइनस में 3j कैप और प्लस का 10k कैप। अब मेरे को पता है कि भाई मेरे को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट एस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एस वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर, तो एरिया तो देखो साइड दी हुई है स्क्वायर का तो एरिया तो निकल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन भाई वेक्टर कुछ डायरेक्शन भी तो लिखनी है। तो अगर ये जो है ये एरिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी मैंने बताया था कि एरिया जो होता है उसकी डायरेक्शन उसका नॉर्मल होती है, तो यही तो इसकी डायरेक्शन होगी ना, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर आई कैप। यानी कि देखो यहाँ पर एरिया लिखना है तो पहले 10 सेंटीमीटर है, तो
10 इंटू में 10 है ना, साइड इंटू में साइड, ये तो इसका एरिया आ गया। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻⁴ से। क्यों, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 फिर 10⁻⁻2 है ना, 100 से डिवाइड नहीं करते अब, ठीक है, बचपन में करते थे हम भाई, मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, क्या करते हैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इकट्ठा 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। ये साइड दे रखी थी ना स्क्वायर का, तो एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू में साइड, और ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी आई कैप, ठीक है भाई। डायरेक्शन कैसे होगी, देखो ये वाई जेड है ना, तो वाई जेड का परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन होगी ना, एक्स मतलब आई कैप। तो नाउ अब तो बस, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में है ना, अब क्या निकालना है, फाइव इक्वल्स टू में क्या है हमारा ई डॉट एस, तो वैल्यू रख देते हैं, ई कितना है मेरा, ई है मेरा 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 10k कैप और डॉट एस क्या है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा 10⁻⁻2, सीधा लिख दूँ यहाँ पर, इसको यहीं पर लिख देते थे, ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाता भाई, ये आ जाता 10⁻⁻2 आई कैप, तो 10⁻⁻2 आई कैप, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो याद है वेक्टर्स हमने क्या पढ़ा था, मैथ्स में पढ़ रखा हमने, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई होता है। तो ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, आई वाले कंपोनेंट से, तो 2 इंटू में 10⁻⁻2, और जे और के तो है ही नहीं इसमें, तो सिर्फ यही इसका आंसर आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये अपना आंसर, ठीक है भाई। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन ऐसे ले लेते हैं, मान लो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना ले लें हम, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, exist in a space, ठीक है, किसी स्पेस में 20 न्यूटन पर कूलम ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एंड it is making an angle of 30 degree with the plane of a rectangle of डायमेंशन ले लेते हैं, रेक्टेंगल ऑफ साइड, रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ 10/20 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ और ब्रेथ कुछ दी होगी, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल होगा, ठीक है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द रेक्टेंगल। तो कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पर मैं इसको वेक्टर में नहीं लिखूंगा, वेक्टर में क्यों नहीं लिख रहा भाई, हालांकि देखो फॉर्मूला मैंने क्या क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद करो, कि देखो एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये क्या था कि E डॉट एस, तो भाई ये फॉर्मूला मैं तब लगाऊंगा ना जब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो मैं सरफेस एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर फॉर्म में दिया ही नहीं हुआ है, मतलब खाली इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही लिख लेता हूँ इसके। और दूसरा फॉर्मूला क्या था भाई, दूसरा फॉर्मूला ये था, ये देखो E/S cos थीटा, तो ये कुछ अच्छा सा लग रहा है कि मेरे को ये फॉर्मूला एलिजिबल लग रहा है मेरे को यहाँ पर लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ये भी कुछ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और कुछ एंगल की बात हो रही है, और हाँ यहाँ पर भी कुछ एंगल तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो जरा इसके ऊपर देखते हैं हम, तो देखो यहाँ पर जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा 20 न्यूटन पर कूलम, और देखो जो थीटा है, थीटा याद है, थीटा किस किस के बीच का एंगल था, थीटा एंगल था हमारा नॉर्मल ऑफ द प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है कि 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल। प्लेन ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या, रेक्टेंगल के प्लेन के साथ, प्लेन ऑफ रेक्टेंगल ये ऐसे है
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है तो प्लेन ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल के प्लेन के साथ ये वाला एंगल जो है वो कुछ दे रखा 30 डिग्री। जबकि हमने जो पढ़ा था, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें तो भाई एंगल ये वाला लेना था। तो ये क्या, प्लेन ऑफ रेक्टेंगल के साथ 30 डिग्री का एंगल है, और हमने जो पढ़ा था वो एंगल किसके साथ लेना था, नॉर्मल के साथ लेना था। ठीक है, हमें जो एंगल लेना था वो नॉर्मल के साथ लेना था। तो देखो हेयर थीटा जो होगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा सीधा यहाँ पर 90 माइनस में 30, ठीक है, इसका टू में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इस एंगल को हम थीटा बोलते थे तो इसको कुछ अल्फा ले सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री और किसके साथ है, विद दी नॉर्मल। ठीक है, तो भैया नॉर्मल के साथ जो है ये मैंने बता दिया कि जो एंगल आ गया। ठीक है, और रही बात सरफेस एरिया एस की, तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया क्या है, देखो डायमेंशन दे रखे 10 इंटू में 20, और फिर से अगेन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -4, 2 इसके लिए 2 इसके लिए, इतना आ जाएगा। इसको जरा मैं सोल्व कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 10 की पावर -2, और ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर में। नाउ अपने को अब तक कर ही लोगे, अब क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई एस कॉस, ठीक है, ई एस कॉस, यहाँ पर एंगल कितना आ गया, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 होता है 1/2, ई की वैल्यू होगी 20, सरफेस एरिया आ गया अपना 2 इंटू में 10 की पावर -2, और कॉस 60 हो गया 1/2। ठीक है भाई, यहाँ से ये कट गया तो 20 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, और ये हो गया हमारा यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये अपना आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ लिया है, तो अब हम जरा गॉस थ्योरम को डिफाइन करने के लिए और पढ़ने के लिए हम एक्चुअली में क्वालिफाई हो चुके हैं कि हम गॉस थ्योरम को पढ़ सके, है ना, क्योंकि गॉस थ्योरम में जो वर्ड यूज़ होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो तुम क्या बोलोगे, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप मेरे को क्या दो, आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दो, मेरे को सरफेस एरिया दो, और मेरे को थीटा दो, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के नॉर्मल के बीच में बनता है। ये चीज़ तो मांगोगे ना मेरे से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। लेकिन गॉस ने बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना, और अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, तो इतने सारे झंझट की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को इतना सारा सरफेस शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है। उसने बोला सिर्फ एक चार्ज से ही काम चल जाएगा, चार्ज से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मतलब कि गॉस थ्योरम के थ्रू भी ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालते हैं, बस उसके निकालने का एक आसान तरीका है। कैसे, अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले जरा मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर देखो। तो स्टेटमेंट क्या होती है गॉस थ्योरम की, स्टेटमेंट क्या है, देखो इसका प्रूविंग भी आती है, अभी मैं इसको प्रूव भी बताऊंगा, तो फिलहाल हम स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो गॉस थ्योरम ने क्या बताया, मैं समझा देता हूँ पहले, कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, कोई भी आर्बिट्री शेप का मैंने ये सरफेस ले लिया और ये क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो इस सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इसके अंदर जो भी टोटल चार्ज हो, इसके अंदर जो भी टोटल चार्ज है उसको, टोटल चार्ज मान लो इसके अंदर Q है, मान लेते हैं टोटल चार्ज Q है, उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो 1 में एप्सिलॉन नॉट से। यहाँ पर जो टोटल चार्ज Q है उससे मल्टीप्लाई करके ये जो चीज़ मिल जाती है ना, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना भी चार्ज है उसको 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो चीज़ मिलेगी ना वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए। अच्छा 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट पता ना क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये तभी वैलिड है, कब वैलिड है, ये कब की बात हो रही होगी, मतलब ये कब की बात हो रही होगी, एयर या वैक्यूम की बात हो रही है, तभी तो एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अगर कोई और मीडियम आ गया तो उसके लिए क्या लिखा आएगा, एप्सिलॉन लिखा रहेगा खाली। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज को 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके आ जाता है एयर या वैक्यूम के लिए। यही होती है गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए closed surface in air और वैक्यूम की स्पेलिंग सही लिखना भाई, गलत लिख लेते हैं कई बार बच्चे।
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल्स टू किसके 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी चार्ज या टोटल चार्ज है ना, टोटल वर्ड यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सही है भाई, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दैट इज, अगर मान लो ये दिया हुआ है दैट इज ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 में एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज, ठीक है। काफ़ी आसान सी स्टेटमेंट है इसकी। अभी मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखो कि अगर अब यहाँ पर बात करी जाए कि किसी भी क्लोज सरफेस का अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो तुम मेरे से क्या चीज़ मांगोगे, तुम कहोगे सर बस चार्ज बता दो, इसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता पाऊंगा। जबकि अगर वैसा पिछले हमने पढ़ा था तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, सरफेस एरिया चाहिए था, और क्या चाहिए था, एंगल भी चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के नॉर्मल के बीच में। और यहाँ पर बट इसमें क्या है, इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, और वो क्या था, वो ओपन सरफेस के लिए भी अप्लाई होता है। अब क्या करेंगे, हम इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ भी आता है। तो पेपर में ऐसे करके काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है और उसका प्रूफ भी देना है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना, ये ऐसा क्यों होता है, तो इसको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ना, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये होती है गॉसियन सरफेस। देखो ये अलग से उतना नोट करने की ज़रूरत है नहीं, बस एक बार सुन भी लोगे तो काम चल जाएगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है। कई बार पूछते हैं कि भाई गॉसियन सरफेस क्या होता है, तुम्हारे वाइवा में बहुत पूछते हैं, ठीक है। वाइवा होता है ना, जब क्लास 12 का 12वीं में लास्ट में जाओगे, फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो मतलब पता होनी चाहिए बट बच्चों को पता नहीं होती। क्यों, ऐसी चीज़ों से मेरा क्या मतलब, देखो कई बार चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं तुम्हें बताता हूँ बट मैं उसको बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, वो तुम बस सुन के ही, मतलब है ना, हर एक चीज़ नोट्स में लिखी नहीं आ सकती, तो बहुत लंबे नोट्स हो जाएंगे, तो बुक बन जाएगी पूरी, है ना। तो खाली हमको सुननी चाहिए, तो नोट्स में क्या हम खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं। तो वाइवा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं जो कि उनको पता रहता है कि ऑब्वियसली इसने नोट्स में नहीं लिखा होगा, ठीक है। एक उनमें से ये भी कह सकते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है, और ऐसा सरफेस होता है कि इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं, अगर गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी surface such that every point of it has the same value of electric field on it, ऐसा कह सकते हो, ठीक है भाई। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, और ऐसा सरफेस होता है कि इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो देखो अलग अलग सिचुएशन में इसकी शेप अलग अलग हो सकती है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी शेप्स की बात करूं, देखो शेप्स की बात करूं तो देखो पहला, अगर फॉर ए पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज, या फिर और चार्ज ऑन ए स्पेरिकल बॉडी, कोई भी स्पेरिकल बॉडी हो या एक कोई पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इसके लिए गॉसियन सरफेस होगा स्पेरिकल 3D में ऐसे, और इस गॉसियन सरफेस को ना हमेशा डॉट में बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। अब देखो ये गॉसियन सरफेस की जो क्राइटेरिया है, क्या उसको मीट कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या कंडीशन बताई थी कि भाई हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसके अराउंड एक स्पेयर बनाया हुआ है और ये जो चार्ज है बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है, तो देखो अगर ये स्पेयर है तो हर एक अगर इस स्पेयर के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका इस चार्ज से क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, डिस्टेंस सेम ही होगा जो कि इसका रेडियस होता है। और फिर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R², या कह लो 1/4πε0 Q/R²। तो भाई जब R सेम है, चार सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह क्या आएगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो यानी कि ये सही है, गॉसियन सरफेस है। अच्छा दूसरा केस क्या होगा, इन केस ऑफ लाइन चार्ज,
देखो यानी कि अगर जो चार्ज है ना वो किसी लाइन के अलोंग फैला हुआ है, मान लो चार्ज ऐसे ये लाइन पे है, इस पे कुछ ऐसे ऐसे चार्ज है ऐसे, ठीक है, तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस गैस कर सकते हो, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो इसके अराउंड कैसा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। देखो सिलिंड्रिकल बना के देखो, अगर मैं इसके अराउंड अगर मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लूँ तो अब देखो इमेजिन करके देखो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि फिर से देखो इस लाइन से इसके ऊपर कोई भी डिस्टेंस लेते हो जो कि इसके रेडियस कह सकते हो, हमेशा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इन केस ऑफ लाइन चार्ज इट इज सिलिंड्रिकल, और इन केस ऑफ ए पॉइंट चार्ज और स्पेरिकल चार्ज बॉडी इट इज स्पेरिकल, ठीक है। और एक और भी शेप होती है इसकी, सिलिंड्रिकल केस हम दूसरे में भी हम, तो फिलहाल देखो ये दो ही अपने को काम के हैं, इसी को पढ़ लेते हैं, आगे हम जब आएगा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज अ सरफेस such that every point on it has the same value of electric field on it, और दूसरी it is an imaginary surface, it does not exist in real, we imagine that there is a surface but actually there isn't, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, देन हम प्रूव करते हैं गॉस थ्योरम। अब देखो हम प्रूफ देखते हैं ना, तो प्रूफ किसका प्रूफ भाई, गॉस थ्योरम का, ठीक है भाई, गॉस थ्योरम का प्रूफ। गॉस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए देखो एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, कितना Q, पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज के केस में अभी अगर मेरे को इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना हो तो कैसा होगा भाई, अभी बताया था एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा इसके अराउंड, है ना भाई, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा, और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, और कितना रेडियस ले लें इसका, R ले लेते हैं, ठीक है ना। R कहाँ पर रखा हुआ, ये O पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सपोज इसको लिखना पड़ेगा, ये बोर्ड में अपने को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो थ्योरी जो है कई बार बच्चे डेरिवेशन करते हैं और जो ये जो चीज़ें होती हैं वो लिखते नहीं, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, अच्छे से नोट कर लेना, पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो, ठीक है। तो सपोज ए प्लस क्यू चार्ज इज सिचुएटेड एट O, ठीक है, एज सोन, जैसा कि दिखाया गया है ना। और लेट नाउ या लिख लेते हैं, नाउ कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, ठीक है, रेडियस R अराउंड इट, इसके अराउंड मैंने एक गॉसियन सरफेस भाई कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या इस गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लो ds, ठीक है, सरफेस कंसीडर कर लो ds। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इससे बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तुमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर ऐसे ही होगा, ठीक है, सही बात है ना भाई, पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी। अच्छा अगर मैं बोलता कि सरफेस का नॉर्मल बनाओ, तो सरफेस का नॉर्मल भी ऐसे ही होगा, ठीक है भाई। स्पेयर का नॉर्मल क्या होता है, सेंटर से ऐसे पास होते हुए जो सर्कल होता है, स्पेयर होता है, सारी लाइनें क्या होती है, इसका नॉर्मल ही तो होती हैं। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस का नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन है। अगर एंगल पूछे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, दोनों के एंगल कितना है इसके बीच में, 0 डिग्री। तो देखो नाउ अगर मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला था, क्योंकि देखो स्मॉल सरफेस है, स्मॉल सरफेस के लिए याद है, स्मॉल सरफेस के लिए बताया था E.ds ऐसे इंटीग्रेशन वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और जो भी सरफेस एरिया की बात हो रही है, जो भी सरफेस की बात हो रही है उसकी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं जरा इसको, तो यहाँ पे डॉट हटता है तो कॉस आएगा E.ds, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। अच्छा लिमिट की बात करते हैं, तो देखो ये जो ds सरफेस है इसकी लिमिट की बात करें तो इसकी सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और उसकी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तो 4πr²। बड़ी से बड़ी मतलब इस पूरे को कर लेगा ना, कवर कर लेगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr ही तो स्क्वायर होता है, पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा किसके, यहाँ से देखो cos 0 की वैल्यू हो गई 1, E बाहर ले लिया मैंने ds, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, 0 से 4πr², ठीक है भाई। ds का इंटीग्रेशन करोगे s 0 से 4πr², फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, E इंटू में 4πr²। ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अपर लिमिट डालेंगे तो 4πr² माइनस 0, तो कितना आएगा, 4πr² ही आ जाएगा। अब ये तो हमने ऐसे निकाल लिया। नाउ अगर देखो, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक अगर मैं देखो इलेक्ट्रिक
फील्ड एट ds, यानी कि अगर मैं इस सरफेस पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 q/r²। k/r² का मतलब क्या होता है, k तो यही तो होता है ना 4π। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो तो तुम्हें मैंने बताया था ना, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये नहीं होता, पढ़ा हुआ है ना पिछले चैप्टर में, k/r²। k का मतलब क्या होता है 1/4πε0 q/r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर मैं तुमसे बोलता कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो चार्ज गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम यही तो बताते मेरे को 1/4πε0 q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इसको पुट करते हैं जरा इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट कर दूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँ तो देखो क्या मिलता है। तो मेरे ख्याल से अपना गॉस थ्योरम जो है प्रूफ हो गया यहाँ पर। देखो फाई ई, तो यहाँ पर अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो ई की जगह रख दूंगा मैं 1/4πε0 q/r², और इंटू में कितना 4πr², तो 4πr²। तो देखो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फाई इज टू कितना आ गया q/ε0। क्या यही था गॉस थ्योरम, यही थी ना गॉस थ्योरम, हाँ यही तो थी सर, हो गई ना प्रूफ, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, क्योंकि Q चार्ज था तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आना चाहिए 1/ε टाइम था टोटल चार्ज। तो दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे गॉस थ्योरम की, विच वाज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, देन हम इसका प्रूफ करेंगे। वो गॉसियन सरफेस नहीं डालेंगे बीच में, वो जो गॉसियन सरफेस बताया था ना इससे पहले, वो तो अपनी जानकारी के लिए था। ठीक है, तो अगर पेपर में आएगा तो हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, खाली स्टेटमेंट आए तो स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट और प्रूफ आया तो पहले वो स्टेटमेंट देन ये प्रूफ, वो गॉसियन सरफेस नहीं लिखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करिए, देन हम आगे पढ़ेंगे।